नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, फिटर ट्रेड से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए आगे को आज और बढ़ाते हैं। और यदि आप पिछला भाग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, फाइंड द स्पिंडल स्पीड फॉर टर्निंग डाया 40 mm cast iron rod if the cutting speed is 15 मीटर प्रति मिनट। 40 मिलीमीटर के ढलवा लोहा रॉड को टर्न करने के लिए स्पिंडल स्पीड की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति यानी कटिंग स्पीड जो है वो 15 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। तो कहा गया है स्पिंडल स्पीड निकालने के लिए, तो स्पिंडल स्पीड को आरपीएम कहते हैं। तो आपको निकालना है आरपीएम। तो आरपीएम का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आरपीएम निकालने के लिए क्या फार्मूला लगता है। तो आरपीएम बराबर होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई डी, ये फार्मूला होता है। इस प्रकार से आप फार्मूला यदि याद है तो आप आरपीएम निकाल सकते हैं। तो कटिंग स्पीड आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, कटिंग स्पीड इज 15 मीटर प्रति मिनट। तो 15 ये हो गया आपका कटिंग स्पीड, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 यहाँ पे लिख लेंगे। यदि 22 है और बटा 7 है तो 7 को हम यहाँ पे ऊपर भी कर सकते हैं, इस प्रकार से 7। और नीचे जो है आपका डायमीटर जो दिया है यहाँ पे 40 mm डाया दिया हुआ है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको 0 से 1 0 काट दिए हैं। अब ये 15 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सते 75 से होता है, और ये तो इसका आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 88, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 88। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 10500 में 88 से, तो वो आ जाता है 119.3। इतना ये डिवाइड करने के बाद आ जाता है, क्या आता है 119.31 आता है आपका। तो देखिए ऑप्शन में आपका आरपीएम कितना मिल रहा है, ये एक ऑप्शन ए देख सकते हैं, ऑप्शन ए में 199.3 आरपीएम दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 199.3 आरपीएम। तो इस प्रकार से जब आपको आरपीएम निकालना बोला जाए तो आप निकाल सकते हैं। या फिर आप कटिंग स्पीड का यदि आपको फार्मूला पता है तो कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी n इंटू 1000। यदि ये फार्मूला भी आपको पता है तो आप आरपीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इस फिगर को ध्यान से देखिए और इस ऑपरेशन का नाम बताइए। ये जो है ऑपरेशन जो है क्या, कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, किस टूल के माध्यम से। तो जब जॉब पे आप कोई कट लगाते हैं, ये तो एक तरह से कट दिखा रहा जा रहा है या ग्रुप बोल सकते हैं, तो आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं क्या ये स्क्वायर शोल्डर बनाया जा रहा है, फिलेट शोल्डर है, वेवेल्ड शोल्डर है, या फिर अंडरकट शोल्डर है। तो ये जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो फिगर दिखाया गया है वो अंडरकट शोल्डर का दिखाया गया है। तो डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज इन मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि मास प्रोडक्शन में कौन सा कटिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्या सॉलिड टाइप का टूल का इस्तेमाल करेंगे या ब्रेज टूल का इस्तेमाल करेंगे।
थ्रो अवे टाइप टूल का इस्तेमाल करेंगे या फिर इंसर्टेड बिल्ट विथ होल्डर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो किस प्रकार के टूल जो है हम मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे। तो होता क्या है कि सॉलिड टाइप टूल होता है वो पूरा सॉलिड पीस होता है, उसको ग्राइंड करके अपना उसका जो एंगल होता है वो बनाकर किया जाता है। ब्रेज टूल में होता है क्या कि ये सॉलिड टाइप में होता है लेकिन इसके पॉइंट में ब्रेज्ड यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। थ्रो अवे होता है कि जो टूल होल्डर है उसमें बड़ा टूल होल्डर होता है उसमें उसको लगा दिया जाता है बीट, जो कटिंग टूल होती है उसको लगा दिया जाता है और ये इसको इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रो अवे मतलब कि छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से मास प्रोडक्शन में जो है होता है इस्तेमाल, वो जो टूल है वो है थ्रो अवे टाइप टूल। थ्रो अवे टाइप टूल जो है वो मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वो इंसर्टेड टाइप टूल होल्डर जो होता है इसमें एक होल्डर होता है जिसमें टूल को होल्ड करके इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मास प्रोडक्शन में थ्रो अवे टाइप टूल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। Which gauge is used to compare the profile of thread? थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो क्या करना है कि जो हमारा थ्रेड होता है उसके प्रोफाइल को चेक करना है। तो क्या प्लग गेज के माध्यम से करेंगे, फिलर गेज के माध्यम से, रेडियस गेज या स्क्रू पिच गेज। तो जब प्रोफाइल चेक करना हो थ्रेड को तो वहां पे आप स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्क्रू पिच गेज। चलिए अगले प्रश्न पे। विच इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू रूट? क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है? तो पूछा जा रहा है थ्रेड से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो थ्रेड होता है इस प्रकार से और इसका जो इस प्रकार से मान लिया जाए थ्रेड है तो यहां से जो एक वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है इस प्रकार से उसको क्या कहा जाता है। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाएगा? तो क्या इसको लीड कहा जाएगा, फ्लैंक कहा जाएगा, पिच कहा जाएगा या डेप्थ कहा जाएगा? तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है क्या रूट और क्रेस्ट के बीच में उसे बोला जाता है डेप्थ। तो ये जो है डेप्थ हो जाएगा, थ्रेड का डेप्थ इसका कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, डेप्थ ऑफ थ्रेड। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग M16 इंटू पिच जो है वो 2 mm दिया है। बाहरी सूत्रण बाहरी थ्रेडिंग M16 इंटू 2 के लिए ब्लैंक साइज की गणना करें। तो ब्लैंक साइज होता क्या है? जब आप कोई रॉड MS रॉड या माइल स्टील रॉड या किसी रॉड पे क्या करना है, आपको बाहरी थ्रेड काटना हो। तो जब बाहरी थ्रेड काटना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आंतरिक थ्रेड काटना होता है तो टैप के द्वारा काटते हैं, और बाहरी थ्रेड काटना होता है तो डाई का इस्तेमाल करते हैं। तो जब बाहरी थ्रेड काटना हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? तो उसके लिए लगाते हैं एक्स्ट्रा बाहरी ब्लैंक साइज बराबर होता है D माइनस P बाई 10। ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं D माइनस 0.1 इंटू P भी लिखते हैं। तो यदि आप इसको ब्लैंक साइज निकालना हो तो ब्लैंक साइज बराबर होता है D माइनस P बाई 10। तो D आपका दिया हुआ है 16 mm और पिच जो दिया है वो 2 और डिवाइडेड बाई
10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 0.2, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15.8। 15.8 जो है आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी देखिए 15.8 जो है मिलीमीटर इसका ब्लैंक साइज होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्लैंक साइज निकालने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है Which type of thread is used in screw jack? स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? तो स्क्रू जैक जो है जब हमको इस्तेमाल करते हैं, जब गाड़ी वगैरह का या किसी चीज़ को लोड को उठाना होता है, पावर ट्रांसमिशन करना होता है, तो वहाँ पे स्क्रू जैक का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो स्क्रू जैक है वो किससे थ्रेड पे आधारित होता है? तो वो स्क्वायर थ्रेड पे बना होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि स्क्रू जैक जो है वो स्क्वायर थ्रेड पे बना होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन लेथ मशीन? लेथ मशीन में ये जो एक्स है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो लेथ मशीन में दोस्तों कई पार्ट्स होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक फीड शाफ्ट होता है, एक लीड स्क्रू होता है। तो ये जो एक्स के रूप में दिया गया है या लीड स्क्रू दिया है या फीड शाफ्ट का दिया गया है। तो आपको पता होगा कि लीड स्क्रू में क्या होता है, थ्रेड कटे होते हैं, और वो कौन सा थ्रेड होता है, एक्मी थ्रेड होता है। और फीड शाफ्ट क्या होता है, वो ट्रैवल करता है, जो हमारा कैरेज होता है वो ट्रैवल करता है फीड शाफ्ट पे। और लीड स्क्रू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जब आप थ्रेड करते हो, और ये हाफ नट के द्वारा एंगेज और डिसएंगेज होता है। तो इस प्रश्न में जो एक्स के रूप में दिया गया है वो दिया गया है फीड शाफ्ट का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, फीड शाफ्ट। वहीं बात की जाए कि लीड स्क्रू कौन सा है, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो दिख रहा है वो लीड स्क्रू है, और ये जो है फीड शाफ्ट है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम स्वेलिंग एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन लेथ मशीन? खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट की अधिकतम घुमाव कोण क्या है? तो कंपाउंड रेस्ट जो है वो कितना डिग्री पे घूम सकता है? कंपाउंड रेस्ट जो है अधिकतम कितना डिग्री घूम सकता है? तो कंपाउंड रेस्ट जो है वो पूरा 360 डिग्री घूम सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि कंपाउंड रेस्ट जो है वो 360 यानी 360 डिग्री तक घूम सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच पार्ट इज मेनली सपोर्टिंग द लेंथी जॉब इन लेथ मशीन? कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है? तो होता क्या है कि जब आप लेथ मशीन पे कोई ऑपरेशन करते हैं और आपको बड़ा जॉब मिल जाता है, लंबा जॉब मिल जाता है, तब क्योंकि लंबा जॉब करेंगे तो वो वहां पे जॉब सही से नहीं हो पाता है, तो टर्निंग भी सही से नहीं हो पाती है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या फेस प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, स्टडी रेस्ट का, डॉग कैरियर का, या डेड सेंटर का प्रयोग करेंगे? तो जब बड़ा जॉब पकड़ना हो तो उसको होल्ड करना हो तो स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टडी रेस्ट। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है What is the name of part marked X edge of थ्रीजा चक? थ्रीजा चक में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये जो थ्रीजा चक है उसमें जो ये जो चक का दिखाया गया है वो बाहरी फेस, वो क्या कहलाता है? क्या वो एक बॉडी है, बेस प्लेट है, बैक प्लेट है, इंटरनल जो है, या एक्सटर्नल जो है? तो एक्स के रूप में जिसे दिखाया गया ये जो है बाहरी जबड़ा, एक्सटर्नल जो है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आप ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और इस तरह के PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।